हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रोल एंड स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे और विशेष करके इसमें स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे, परिस्थिति के बारे में, और इससे अगले वीडियो में हम भूमिका के बारे में या रोल के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम परिस्थिति या स्टेटस है उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और जो टाइप्स है एक्वायर्ड एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस के, उन दोनों में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं परिस्थिति क्या चीज़ होती है। परिस्थिति समाज के अंदर, एक समूह के अंदर जब व्यक्ति है तो वो उसे कोई न कोई पद मिला हुआ है। वो उच्च पद पर भी आसीन हो सकता है या निम्न पद पर भी आसीन हो सकता है। जो भी उसे समाज में पद मिला हुआ है वही उसकी परिस्थिति है। जैसे मान लीजिए पिता है या माता है, बेटी है, बहन है या फिर भाई है, पति पत्नी है या फिर बहन है, या फिर इसमें क्या हो सकता है, भांजा हो सकता है, जीजाजी हो सकते हैं, या फिर भाई और उनकी मिसिज हो सकते हैं। ये जो सारे अपने को अलग अलग पद मिले हुए हैं, ये सारे पद क्या कहलाएंगे? परिस्थिति कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? समाज के अंदर जो भी पद अपने को मिला हुआ है वो पद हमारी परिस्थिति कहलाएगा, और उस पद पर रहते हुए अपन जो भी काम करेंगे वो भूमिका कहलाएगी। तो स्टेटस का मतलब पद हो गया, और रोल का मतलब उस पद पर रहते हुए सामाजिक नियमों मूल्यों के अनुसार हम जो भी काम कर रहे हैं वो भूमिका। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पर जो स्टेटस या परिस्थिति है, इसका सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया था। इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु के द्वारा। परंतु इसका वैज्ञानिक रूप से प्रयोग 1920 में राल्फ लिंटन, जो कि एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्टडी ऑफ मैन। उस पुस्तक में उन्होंने औपचारिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से सबसे पहले परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया था, और इसीलिए इसे इसके अवधारणा के जनक भी इन्हें माना गया है। अब हम यहाँ पर परिस्थिति की विशेषताओं के बारे में आपको बताते हैं। तो परिस्थिति, एक तो सीधी सी बात क्वेश्चन आ सकता है, परिस्थिति की परिभाषा दीजिए तथा परिस्थिति का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। या परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, स्टेटस से आप क्या समझते हैं, इसके मीनिंग, डेफिनेशन के बारे में आप बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। वह स्थान समाज में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करता है, और इससे ही व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाए उसे स्टेटस कहा जाता है। अर्थात समाज में व्यक्ति को जो भी पद है, जो भी प्रतिष्ठा मिली हुई है, वही उसकी परिस्थिति है, और पद पर रहते हुए हम जो भी काम करते हैं वो हमारी क्या होगी? भूमिका होगी। जैसे मान लीजिए हम अध्यापक हैं तो वो हमारी क्या होगी? परिस्थिति होगी। और यदि हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो भूमिका होगी, भूमिका अदा कर रहे हैं। तो सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण तत्व है परिस्थिति और भूमिका। अब इसकी परिभाषाएं देखिएगा। राल्फ लिंटन ने क्या कहा है? सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। समय विशेष का मतलब हो गया उसी समय के दौरान। जैसे आज मान लीजिए, आज की बात कर रहे हैं, आज हम अध्यापक हैं, हो सकता है कल को आईएएस ऑफिसर बन जाएं। तो एक समय विशेष में मतलब वर्तमान में जो स्थान प्राप्त है अपने को, वही व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहलाएगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेपियर ने क्या कहा है? सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में, देखो इन्होंने भी, लेपियर ने किस पर टेस्ट दिया है? पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किया है। मतलब समाज में व्यक्ति को जो भी पद मिला हुआ है वही उसकी परिस्थिति कहलाएगी। अकबर्न और निमकोफ ने क्या कहा है? परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। किसमें? समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व, मतलब कोई भी समूह है, जैसे परिवार हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, उसमें जो भी उसको पद मिला हुआ है वही उसकी परिस्थिति है। रॉबर्ट बिरस्टीड ने क्या कहा है? सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में पद है। किसी भी समाज में या समूह में जो भी हमारा पद है, इसका मतलब सभी समाजशास्त्री, सभी विद्वान इस बात पर तो सहमत है कि समाज में जो भी व्यक्ति का पद है वही उसकी परिस्थिति है। क्लियर होनी चाहिए ये बात। इसके बाद रॉबर्ट बिरस्टीड ने एक और डेफिनेशन भी दी है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल कैसे है? कि देखिए, सामाजिक परिस्थिति, मान लीजिए यहाँ पर बीच में हम हैं, तो हम क्या है, किसी के लिए बेटा, किसी के लिए भाई, किसी के लिए
पिता किसी के लिए पति, किसी का के लिए फूफा, किसी के लिए जीजा, किसी के लिए अध्यापक, किसी के लिए दोस्त। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारी परिस्थितियों का एक जाल सा बना हुआ है। इसीलिए रॉबर्ट बियरस्टेड ने क्या कहा है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अब यहाँ पर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टेटस है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। अब क्या क्या विशेषताएं, ये व्यक्ति के पद का प्रतीक है। पद का प्रतीक होने का मतलब क्या हुआ, समाज में व्यक्ति को जो भी पद मिला हुआ है वही पद उसकी परिस्थिति कहलाता है, वह पद का प्रतीक कहलाएगी परिस्थिति। सत्रीकरण का प्रतीक है, परिस्थिति समाज में सत्रीकरण का प्रतीक भी है। सत्रीकरण का मतलब होता है ऊंच नीच के आधार पर बांटना। जैसे महिला और पुरुष है परिस्थिति, तो पुराने समय में महिलाओं की परिस्थिति निम्न मानी जाती थी और पुरुषों की उच्च मानी जाती थी, तो उच्च और निम्न दो भागों में बांट दिया ना, सत्रीकरण हो गया। इसी तरह से शिक्षित और अशिक्षित है, तो अशिक्षित की परिस्थिति निम्न मानी जाएगी और शिक्षित की परिस्थिति ऊंची मानी जाएगी, तो सत्रीकरण हो गया ना, लेवल बना दिए ना यहाँ पर। इसी तरह से निर्धन और अमीर है, तो निर्धन है उनकी परिस्थिति निम्न मानी जाएगी और अमीर है उनकी परिस्थिति उच्च मानी जाएगी। जिनके पास राजनीतिक सत्ता है उनकी परिस्थिति उच्च मानी जाएगी, सत्ता नहीं है उनकी परिस्थिति निम्न मानी जाएगी। इसका मतलब परिस्थिति समाज में सत्रीकरण का आधार है। मान सम्मान का प्रतीक, परिस्थिति की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि परिस्थिति के साथ मान सम्मान जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति का पद है, जो परिस्थिति है, उसके साथ साथ उसका मान सम्मान भी जुड़ा हुआ है, तो परिस्थिति मान सम्मान का प्रतीक भी है। जैसे उच्च जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसका परिस्थिति भी ऊंची होगी और उसका मान सम्मान भी अधिक होगा। इसके साथ साथ यदि निम्न जाति में लिया है तो उसका परिस्थिति भी कम होगी और परिस्थिति भी नीची होगी और मान सम्मान भी कम होगा। जाति वाला जो एग्जाम्पल है वो पुराने समय के लिए सही है, आधुनिक समय में ऐसा कुछ नहीं है, जिसका कि आगे हम आपको बताएंगे। इसके साथ आईएएस ऑफिसर है, उसकी परिस्थिति ऊंची है तो उसका मान सम्मान भी अधिक होगा, और एक पीएन है तो उसकी परिस्थिति निम्न है तो उसका मान सम्मान भी कम होगा। इसका मतलब परिस्थिति मान सम्मान का प्रतीक है। परिस्थिति सापेक्षित होती है। सापेक्षित का मतलब क्या होता है, दूसरे पक्ष के संदर्भ में परिस्थिति होती है। जैसे मान लीजिए अध्यापक हैं, तो अध्यापक किनके लिए है, छात्रों के लिए भी, उसके स्टूडेंट्स उसके विद्यार्थी होंगे। डॉक्टर की परिस्थिति मरीज के संदर्भ में है। यदि मरीज नहीं होंगे तो डॉक्टर की परिस्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी। तो परिस्थिति क्या होती है, सापेक्ष होती है। जैसे पुत्र है तो पुत्र की परिस्थिति पिता के संदर्भ में और पिता की परिस्थिति पुत्र या पुत्री के संदर्भ में है। तो इसका मतलब परिस्थिति है वो क्या होती है, सापेक्ष होती है। परिस्थिति व भूमिका में घनिष्ठ संबंध होता है। परिस्थिति और भूमिका दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि दोनों को जब मिला दें तो सामाजिक संरचना पूरी होती है। परिस्थिति का मतलब हमारा पद है और भूमिका का मतलब उस पद पर रहते हुए अपन क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे अध्यापक है तो उसकी परिस्थिति तो क्या होगी, अध्यापक हो गई। अब वो जो अध्यापक है वो क्या काम करेंगे, पढ़ाने का काम तो करेंगे ना, और पढ़ाने का काम नहीं करेंगे तो फिर वो अध्यापक नहीं है। और पढ़ाने का काम करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि परिस्थिति पद अध्यापक हो गया, वो पढ़ा रहे हैं, उसकी भूमिका होगी। तो इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जैसे डॉक्टर कब कहलाएगा, जब वो मरीजों का इलाज करेगा। इलाज कर रहा है इसका मतलब वो भूमिका अदा कर रहा है, इलाज ही नहीं करेगा तो वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। इसका मतलब परिस्थिति और भूमिका में आपस में घनिष्ठ संबंध होते हैं। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा टाइप्स ऑफ स्टेटस में जब पढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले 1936 में अमेरिकन समाजशास्त्री राल्फ लिंटन ने स्टेटस को दो भागों में बांटा था, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। मतलब प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, दो भागों में जो बांटा था वो राल्फ लिंटन ने 1936 में, जो कि अमेरिका के समाजशास्त्री थे, उन्होंने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में बांटा। तो इन दोनों को आप ध्यान से समझिएगा। प्रदत्त परिस्थिति हम किसे कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति के जन्म पर आधारित होती है, इसके लिए व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये स्वाभाविक होती है, समाज के द्वारा अपने आप ही दी जाती है। मतलब व्यक्ति का इसमें कोई रोल नहीं है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे अपना जन्म किस जाति में हुआ है, अपने माता पिता कौन है, अपना सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, और अपनी जाति कौन सी है, तो इन चीज़ों के बारे में, अपनी आयु है,
कम, छोटे हैं, बड़े हैं, तो इन चीज़ों में अपना कोई योगदान नहीं है, व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये समाज के द्वारा प्रदान की गई, प्रदत्त का मतलब प्रदान की गई है। तो इन परिस्थितियों को हम क्या कहेंगे? प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे। और जो प्रदत्त परिस्थिति है, उस प्रदत्त परिस्थिति में किसका महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जन्म की होती है। किस कुल में जन्म हुआ है, किस जाति में जन्म हुआ है, किस वर्ग में उसका जन्म हुआ है, किस परिवार में उसका जन्म हुआ है, वो प्रदत्त परिस्थिति कहलाएगी। और अर्जित परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति की एकदम उल्टी होती है। इसमें जन्म का महत्व होता है और अर्जित परिस्थिति में जन्म का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि जन्म की बजाय अर्जित परिस्थिति में अचीव्ड का मतलब प्राप्त, ये हमें प्राप्त करनी पड़ती है। तो इसमें व्यक्तिगत गुणों का महत्व होता है। और व्यक्तिगत गुणों में जैसे शारीरिक कुशलता हो गई, कलात्मक कुशलता हो गई, बौद्धिक कुशलता हो गई, इन काबिलियत के आधार पर हम जो भी चीज़ हासिल करते हैं वो अर्जित परिस्थिति कहलाएगी। आज के समय में अर्जित परिस्थिति का महत्व है, प्राचीन समय में प्रदत्त परिस्थिति का महत्व था। तो प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्तिगत गुणों का कोई महत्व नहीं है, अर्जित परिस्थिति में जन्म का महत्व नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत गुणों का, काबिलियत का, जिसके आधार पर हम चीज़ हासिल करते हैं। जैसे कितनी शिक्षा हासिल की आपने, कौन सी नौकरी या पोस्ट हासिल किया आपने, कितना धन दौलत अर्जित किया आपने, कौन सा व्यवसाय अर्जित किया आपने, कितनी कुशलता या निपुणता हासिल की, कितनी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण हासिल किया है, मतलब जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, जो चीज़ हासिल करने के लिए, वो अर्जित परिस्थिति। और जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती वो प्रदत्त परिस्थिति। आगे देखिएगा। अब इसके पश्चात हम करते हैं बेसिस ऑफ अस्क्राइब्ड स्टेटस। भी इसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, ये भी आ सकता है। प्रदत्त परिस्थिति या अर्जित परिस्थिति के आधार कौन कौन से हैं, इनके निर्धारक तत्व कौन से हैं, इनके निर्माण करने वाले तत्व कौन से हैं दोनों के, तो हम इनके बारी बारी से करते हैं। पहले हम करते हैं प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। प्रदत्त परिस्थिति कौन सी होती है? जो जन्म पर आधारित होती है, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब देखिए जन्म, तो जन्म में हम लिखेंगे जन्म है वो प्रदत्त परिस्थिति का मुख्य आधार है। हमारा किस जाति में, किस परिवार में, किस कुल में, किस घराने में जन्म हुआ है, उसी के आधार पर हमारी परिस्थिति का निर्धारण होता है। यदि हमारा उच्च जाति में जन्म हुआ है तो हमारी परिस्थिति उच्च होगी, और निम्न में हुआ है तो निम्न होगी। राजघराने में यदि हमारा जन्म हुआ है, जैसे पुराने समय में राजा के घर जन्म लेते थे, उनकी परिस्थिति प्रजा की तुलना में ऊंची होती थी। इसी तरह से धनी परिवार में यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमारी परिस्थिति ऊंची होगी, अदरवाइज निम्न होगी। तो जन्म कहाँ पर अपना हुआ है, वहीं से अपनी परिस्थिति का निर्धारण होता है। और ये कौन सी है? प्रदत्त परिस्थिति है, क्योंकि इसके लिए जन्म में से पहले अपने ने कोई फार्म थोड़ी भरा था, कोई कोशिश थोड़ी की थी। इसके पश्चात देखिएगा लिंग भेद, सेक्स डिक्टोमी। लिंग भेद का मतलब हो गया, प्राचीन समाज में ही लिंग भेद किया जाता रहा है। ये भी जन्म के समय तय होता है। जन्म के समय पता लगता है कि बच्चे जो पैदा हुआ है वो मेल है या फीमेल है। अब लिंग के आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। जैसे यदि पुरुष है तो उसकी परिस्थिति उच्च, और महिला है तो उसकी परिस्थिति निम्न मानी जाती थी प्राचीन समय में। प्राचीन समय में क्या था कि महिलाएं हैं उनको कोमल, दुर्बल और चार दीवारी तक सीमित, और बच्चों को पालन पोषण करने वाले कार्यों तक ही सीमित रखा जाता था। परंतु आधुनिक समय में क्या है, महिलाएं पुरुषों से बढ़कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, और प्रत्येक फील्ड में वो अपना जो रुतबा है वो दिखा रही है, लोहा मनवा रही है। तो इसका मतलब प्राचीन समय में जो था वो परिस्थिति का निर्धारण लिंग भेद था। वहाँ पर पुरुष की जो परिस्थिति वो उच्च मानी जाती थी और महिलाओं की परिस्थिति निम्न मानी जाती थी। परंतु वर्तमान समय में इसमें परिवर्तन आ रहा है। जाति, जाति है, इसमें किस जाति में हमारा जन्म हुआ है, किस जाति से हम संबंधित है, उसके आधार पर परिस्थिति का निर्धारण होता है। जैसे प्राचीन समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण थे। इन चारों वर्णों में ब्राह्मण की परिस्थिति सबसे उच्च मानी जाती थी और शूद्र की परिस्थिति सबसे निम्न मानी जाती थी। तो जिस जाति से जो संबंधित था, उच्च जाति से संबंधित है तो उसकी परिस्थिति उच्च, और निम्न जाति से संबंधित है तो उसकी परिस्थिति निम्न। आयु भेद, ये भी जन्म के ऊपर आधारित है। भी आयु भेद का मतलब हो गया आयु के आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। जैसे बच्चे हो गए, युवा हो गए या बुजुर्ग हो गए, इनके आधार पर परिस्थिति का निर्धारण होता है। ज्यों ज्यों व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके मान सम्मान बढ़ता जाता है और उसकी परिस्थिति उच्च होती जाती है।
जैसे घर में दादा दादी की परिस्थिति बच्चों से उच्च है, क्योंकि वो अनुभवी है, उनमें अनुभव है, उनकी आयु ज़्यादा है। इसी तरह से जो युवा है उनकी परिस्थिति बच्चों के मुकाबले में उच्च होगी। तो आयु भेद है वो भी परिस्थिति का निर्धारण करता है। ये भी प्रदत्त है, क्योंकि आयु अपनी कम या ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं प्रयास के द्वारा आप। तो इन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। नातेदारी, नातेदारी भी प्रदत्त परिस्थिति का एक आधार है, क्योंकि जब व्यक्ति माता पिता के जन्म लेता है तो उसकी नातेदारी माता पिता हो गए, और उसके साथ साथ वो संतान हो गई, और इसके अलावा वो भाई भी है, बहन भी है, या फिर किसी के लिए पति पत्नी। इस हिसाब से बहुत सारी नातेदारियां समाज के अंदर हैं। तो नातेदारी है वो भी व्यक्ति के जन्म के समय ही तय हो जाती है। तो उसी को हम किस में शामिल करेंगे? अर्जित परिस्थिति के अंदर नातेदारी को हम शामिल है, प्रदत्त परिस्थिति को। नातेदारी है वो प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारक तत्व है। इसके पश्चात गोद लेना। देखिए, हिंदू समाज है उसके अंदर गोद लेने की जो प्रथा है, परंपरा है, वो प्रचुर मात्रा में है, काफ़ी संख्या में ये है। अब गोद लेना, ये जिस भी वयस्क व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने छोटे बच्चे को गोद लिया है, तो उसकी परिस्थिति गोद लेने वाले वयस्क व्यक्ति की परिस्थिति के साथ जुड़ जाती है। जिस जाति, जिस धर्म या जिस वर्ग से वो है, धनिक है, तो उसकी परिस्थिति धनिक हो जाएगी। तो ये भी किसके अंदर आएगा? प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। इसके बाद क्लास या वर्ग। क्लास या वर्ग अर्जित और प्रदत्त दोनों का ही है। इसमें अर्जित प्रदत्त का ये इस प्रकार से है कि मान लो किसी बालक का जन्म, बालक के सामने वही परिस्थिति आएगी, वही परिस्थिति उसके साथ जुड़ेगी जिस वर्ग के अंदर उसके माता पिता है। यदि उसके माता पिता उच्च वर्ग में है तो उसकी परिस्थिति उच्च, और निम्न वर्ग में है तो निम्न हो जाएगी। परंतु इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यदि बच्चा काबिलियत है, मेहनती है, तो वो यदि निम्न वर्ग में पैदा हुआ है तो वो अपनी मेहनत से उच्च वर्ग में भी जा सकता है। और कोई बच्चा यदि उच्च वर्ग में पैदा हुआ है लेकिन वो नालायक है, कुछ नहीं करता, तो वो पूरे परिवार को ले डूबेगा और वो निम्न वर्ग में भी जा सकता है। तो ये वर्ग है, ये भी किसके आधार हो गए? प्रदत्त परिस्थिति के। अब हम अर्जित परिस्थिति के आधार करते हैं। अर्जित का मतलब क्या हुआ? जो अपनी मेहनत से हम हासिल करते हैं, जिसके लिए अपने मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। तो एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का मुख्य आधार है। शिक्षा, जो शिक्षित व्यक्ति है उसकी परिस्थिति अशिक्षित या अनपढ़ व्यक्तियों के मुकाबले में उच्च होती है। इसी तरह से यदि +2 पास है कोई और एक MA या PhD है, तो उन दोनों की परिस्थितियों में अंतर होगा। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी परिस्थिति उच्च होगी। और शिक्षा के आधार पर ही हम नौकरी प्राप्त करते हैं, उसी से हम व्यवसाय, धन दौलत, ये सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो अर्जित परिस्थिति का मुख्य आधार है वो शिक्षा है। प्रशिक्षण, इस जैसे इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग हो गई, अध्यापक प्रशिक्षण हो गया, डॉक्टर के लिए प्रशिक्षण हो गया। तो ये चीज़ें हम प्रशिक्षण है वो भी अर्जित परिस्थिति का निर्धारण तत्व है। जिसने डॉक्टर की ट्रेनिंग लिया वो डॉक्टर बनेगा, अध्यापक की ट्रेनिंग लिया वो अध्यापक बनेगा। तो और परिस्थिति, जिस व्यवसाय की, यदि उच्च व्यवसाय की ट्रेनिंग लिया है तो उसकी परिस्थिति उच्च होगी, और निम्न व्यवसाय में आया तो निम्न होगी। धन दौलत, जिसके पास जितना ज़्यादा धन दौलत होगा उसकी परिस्थिति गरीब व्यक्ति के मुकाबले में उच्च होगी। और धन दौलत है ये भी मेहनत से या अपने प्रयासों से, कुशलता से अर्जित किया जाता है। परंतु इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि धन दौलत कमाया कैसे गया है। यदि वो बेईमानी से, चोरी डकैती से, लूट खसोट से कमाया गया है तो उनकी परिस्थिति फिर समाज के अंदर निम्न ही होगी, धन दौलत होने के बावजूद भी। परंतु यदि पैसा एक नंबर से या ईमानदारी से, मेहनत से कमाया गया तो ही उनकी परिस्थिति उच्च होगी। विभिन्न उपलब्धियां, डिफरेंट अचीवमेंट्स, बहुत सारी विभिन्न अलग अलग तरह की उपलब्धियां हैं जो हमारी परिस्थिति को निर्धारण करती है। जैसे खेल के अंदर किसी ने अर्जुन अवार्ड हासिल किया है, या फिर संगीतकार, गायकार, साहित्यकार, इन्होंने अलग अलग उपलब्धियां हासिल किया, तो उनके आधार पर उनकी परिस्थिति उच्च होगी। जैसे सचिन तेंदुलकर, जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहलाते हैं, उनकी परिस्थिति है वो अन्य खिलाड़ियों के मुकाबले में उच्च है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, तो इनकी परिस्थितियां उच्च है क्योंकि उन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की है। इसके पश्चात है पद। पद का मतलब नौकरी, जो भी पोस्ट आपको मिली है वो पद आपके परिस्थिति को निर्धारित करेगा। आप किस पद में, किस पोस्ट के ऊपर हैं,
आप यदि उच्च पोस्ट पर हैं, आईपीएस है, आईएएस है, डीसी है, तो आपकी जो परिस्थिति अब उच्च होगी किसके मुकाबले में, जो निम्न पद पर लोग हैं उनके मुकाबले में। व्यवसाय, आपके व्यवसाय से आपकी परिस्थिति का निर्धारण होगा। यदि आपका व्यवसाय समाज में उच्च प्रतिष्ठा वाला है तो आपकी परिस्थिति उच्च होगी, और निम्न प्रतिष्ठा वाला है तो निम्न होगी। राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता भी आपकी परिस्थिति का निर्धारण करती है। जिनकी राजनीतिक सत्ता और जिनके पास है उनकी परिस्थिति उच्च होगी, जिनके पास राजनीतिक सत्ता नहीं है उनकी परिस्थिति निम्न होगी। शारीरिक शक्ति, आदिम और सरल समाज में शारीरिक शक्ति भी अर्जित परिस्थिति का निर्धारण करती थी। उस समय में जो बलशाली थे, जो शक्तिशाली थे, उनकी परिस्थिति उच्च मानी जाती थी कमजोर व्यक्तियों के मुकाबले में। धार्मिक सत्ता, जिन लोगों के पास धार्मिक सत्ता है, रिलीजियस अथॉरिटी है, उनकी परिस्थिति सामान्य है या उनके श्रद्धालु है उनके मुकाबले में उच्च मानी जाती है। जैसे कोई भी संत है, उसकी परिस्थिति उसके फॉलोवर के मुकाबले में उच्च मानी जाती है, और ये सत्ता भी मेहनत से हासिल की जाती है। तो धार्मिक सत्ता भी परिस्थिति का निर्धारक तत्व है। किस परिस्थिति का निर्धारक तत्व है ये? अर्जित परिस्थिति का निर्धारक तत्व है। इसके पश्चात ये इसके आधार थे, निर्धारक तत्व थे। आगे हम पढ़ते हैं दोनों में अंतर। किन किन में अंतर? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में क्या क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पहला अंतर है सत्ता के आधार पर। प्रदत्त परिस्थिति यह है वो समाज के द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्तिगत गुणों, शारीरिक कुशलता आदि के आधार पर प्राप्त की जाती है। स्रोत के आधार पर जो प्रदत्त परिस्थिति है जो समाज में देता है उसका स्रोत परंपराएं, मूल्य, सामाजिक मूल्य, आदर्श आदि है, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत क्या है? व्यक्ति की खुद की मेहनत, कुशलता और उसके खुद के प्रयास हैं। सामान्य और विशिष्टता के आधार पर जो प्रदत्त परिस्थिति है वो सामान्य होती है, जैसे हम कहेंगे लड़का है या लड़की है, माता पिता, भाई बहन, तो ये सामान्य होती है। जबकि अर्जित परिस्थिति विशिष्ट होती है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है। स्थायित्व के आधार पर जो प्रदत्त परिस्थिति है वो स्थायी होती है, उसमें परिवर्तन लगभग ना के बराबर होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। प्रदत्त परिस्थिति स्थायी कैसे होती है? जैसे किसी का सेक्स है वो मेल है, मतलब पुरुष है तो वो पुरुष ही रहेगा, जिसकी जाति है वो उसी जाति में रहेगा, जिसकी जो एज है उसकी एज धीरे धीरे बढ़ेगी, खुद वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। परंतु अर्जित परिस्थिति, जैसे आज कोई पीएन लगा है तो मेहनत करके वो टीचर भी बन सकता है, मेहनत करके वो प्रिंसिपल बन सकता है, वो आईएएस अफसर बन सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो प्रदत्त परिस्थिति स्थायी होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। प्रयत्न के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति में हमें किसी तरह के कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते, ये स्वाभाविक है, समाज के द्वारा स्वतः मिलती है, जबकि अर्जित परिस्थिति के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अर्जित परिस्थिति व्यक्तिगत गुणों, काबिलियत आदि से हासिल की जाती है। निर्धारक तत्वों के आधार पर जो प्रदत्त परिस्थिति है उसके निर्धारक तत्व जन्म, जाति, लिंग, आयु आदि हैं, और अर्जित परिस्थिति है उसके निर्धारक तत्व शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यवसाय, पद आदि है। अधिकार क्षेत्र के आधार पर जो प्रदत्त परिस्थिति है उसका अधिकार क्षेत्र असीमित है, उसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे माता पिता की शक्ति कहाँ तक है ये कोई निश्चित नहीं है, और जबकि अर्जित परिस्थिति है उसका अधिकार क्षेत्र निश्चित है। जैसे एक अध्यापक है तो उसकी सीमा कहाँ तक है, एक प्रिंसिपल है तो उसकी पावर कहाँ तक है, उसकी पावर उसकी इंस्टीट्यूशन या संस्था तक है, तो अधिकार क्षेत्र भी उसके वहीं तक सीमित होंगे। तो इसका मतलब अर्जित परिस्थिति है उसके अधिकार क्षेत्र निश्चित होते हैं, जबकि प्रदत्त परिस्थिति के अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं होते। समय की दृष्टि से जो प्रदत्त परिस्थिति है वो प्राचीन समय से सीमित थी। प्राचीन समय, इन दोनों में समय के आधार पर भी अंतर है। प्रदत्त परिस्थिति का महत्व प्राचीन समय में था, जबकि अर्जित परिस्थिति का महत्व वर्तमान समय में है। प्रदत्त परिस्थिति प्राचीन है, पुरानी है, जबकि अर्जित परिस्थिति है वो आधुनिक है। इसके पश्चात सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रदत्त परिस्थिति हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, मानसिक शांति प्रदान करती है, क्योंकि यह हमें और अच्छी अच्छी बातें, सामाजिक मूल्य सिखाती है, जैसे परिवार आदि के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जबकि अर्जित परिस्थिति है वो व्यक्ति के अंदर असंतोष या फिर भय पैदा करता है। जैसे हम किसी पद के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी ग्राम सचिव वगैरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं, स्टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसमें हमें एक डर रहता है, भय रहता है भी हम पास होंगे या नहीं होंगे। इस तरह की समस्या प्रदत्त परिस्थिति में नहीं होती। समाजों के आधार पर
प्रदत्त परिस्थिति प्राचीन या सरल समाज की विशेषता है, जबकि अर्जित परिस्थिति आधुनिक औद्योगिक या फिर पूंजीवादी समाज की विशेषता है। महत्व के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का महत्व प्राचीन समय में था, अर्जित परिस्थिति का महत्व आधुनिक समय में जैसे पुराने समय में क्या था, यदि कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण था, वो चाहे उसकी कितनी कैसी पोस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सबसे उच्च माना जाता था। परंतु आधुनिक समय में मान लीजिए एक उस समय निम्न समझी जाने वाली जाति में से एक लड़का डीसी बन गया और ब्राह्मण पीएन है, तो परिस्थिति जो पद ऊंचा पद है उसी की परिस्थिति उच्च होगी। तो आधुनिक समय में अर्जित परिस्थिति का महत्व है, प्राचीन समय में प्रदत्त परिस्थिति का महत्व था। औपचारिकता के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति अनौपचारिक होती है, उसमें किसी तरह की कोई औपचारिकताएं नहीं होती, जबकि अर्जित परिस्थिति औपचारिक होती है, क्योंकि वो एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से अर्जित करनी पड़ती है। जैसे शिक्षा हम ले रहे हैं तो पूरी तरह से औपचारिकता के ऊपर आधारित है। इन दोनों में ये अंतर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे यहाँ पर जो ये पॉइंट हमने दिए गए हैं, आप स्लाइड रोक रोक कर पढ़ लेना, ये विशेषताएं हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी, और इन्हीं को आपको आगे लिखना है। जो ये मान सम्मान का प्रतीक, परिस्थिति सापेक्ष होती है, परिस्थिति और भूमिका में घनिष्ठ संबंध है, ये हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पर, ताकि आप नोट्स जब बनाएं तो कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए हम थोड़ी देर स्लाइड को यहाँ पर रोक रहे हैं। जैसे परिस्थिति के हमने प्रकार बताए हैं, प्रदत्त परिस्थिति हो गई, प्रदत्त परिस्थिति के आधार हो गया, जन्म हो गया, लिंग हो गया और जाति हो गई। इसके साथ साथ प्रदत्त परिस्थिति का आधार आयु भी है, नातेदारी भी है, गोद लेना भी है, वर्ग भी है। तो ये प्रदत्त परिस्थिति के आधार है। इसके पश्चात आ गया अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति के किसे हम कहते हैं, जो अपनी व्यक्तिगत गुणों से हासिल करते हैं। और अर्जित परिस्थिति के आधार कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, पद हो गया। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख कर डालना है, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसके पश्चात धन दौलत, ये भी अर्जित परिस्थिति के निर्धारक तत्व है। धन दौलत, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, शारीरिक शक्ति, धार्मिक सत्ता, इनके आगे एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है, ये हमने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया है। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो प्रदत्त सत्ता के आधार पर, प्रदत्त सत्ता का मतलब प्रदान करने वाली सत्ता के आधार पर दोनों में अंतर, स्रोत के आधार पर अंतर, सामान्य और विशिष्टता के आधार पर अंतर, स्थायित्व के आधार पर अंतर, प्रयास के आधार पर अंतर, निर्धारक तत्वों के आधार पर अंतर, अधिकार क्षेत्र के आधार पर अंतर, ये हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। समय की दृष्टि से अंतर, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अंतर, समाजों के आधार पर भी जो प्रदत्त परिस्थिति सरल समाज में, आदिम समाज में महत्वपूर्ण थी, जबकि जो अर्जित परिस्थिति है वो आधुनिक समाज की विशेषता है। महत्व के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर। तो ये क्वेश्चन बना अपना, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर था, ये इसका निष्कर्ष हो गया। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रदत्त परिस्थिति अनौपचारिक, स्वाभाविक, सामान्य, अस्थायी होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति औपचारिक, व्यक्तिगत गुणों पर आधारित, विशिष्ट और परिवर्तनशील होती है। इनमें यदि आपके कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।